इस हफ्ते देश भर में पंचायत वेब सीरीज का ट्रेलर वायरल हुआ। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीख से जुड़ी अफवाह वायरल हो गई। पर क्या है पंचायत चुनाव की असल तारीख और गांवों में प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए कितने लोग बचे हुए हैं? दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी तय होने के बजाय दुर्घटना को किस्मत या भाग्य से जोड़ने जैसे नए ट्रेंड के बीच हमारे उत्तराखंड की स्थिति क्या है? क्या कुछ बदला है बिनसर वनाग्नि कांड के एक साल बाद? और कुपोषण से जुड़े कौन से आंकड़े खोलते हैं सरकारी पोस्टरबाजी की पोल? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं काफल की लाइव। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान संग हुए भयानक हादसे से पूरा देश सदमे में है। हादसे में 274 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की जा चुकी है। हादसे की असल वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इस तरह के भयानक हादसे महज एक किस्म का इत्तेफाक होते हैं या इनके पीछे कोई जिम्मेदार भी होता है? पिछले कुछ अरसे से हमारे देश में दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी तय होने के बजाय दुर्घटना को किस्मत या भाग्य से जोड़ने जैसा एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। खैर, आज हम आपको उत्तराखंड का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे दुर्घटनाओं की असल वजह आपके हमारे भाग्य या किस्मत से कई ज्यादा सिस्टम फेलियर और व्यवस्थाओं का कुप्रबंधन है। जैसे पिछले 10 दिनों में उत्तराखंड में 2 लोगों की मौत सड़क पर लगे जाम में ही हो गई। पिछले 30 दिनों में चारधाम यात्रा में 4 हेलीकॉप्टर हादसों का शिकार हुए हैं, जिसके बाद अब डीजीसीए चारधाम में चलने वाली हेली सर्विस 10 दिन रेगुलेट कर रही है। इस रेगुलेशन से पहले चारधाम में हेलीकॉप्टर हर दिन 250 चक्कर लगा रहे थे। इसके अलावा सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2024 में चारधाम में करीब 5 लाख गाड़ियां पहुंची थी। याद रहे, चारधाम 10,000 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सरकार जिन पर्यटकों के नंबर का जुमला फेंकती है, वो पर्यटक अपनी यात्रा में कितना खर्च करते हैं। पर्यटकों की संख्या और उनके खर्च के गणित पर सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज के फाउंडर अनूप नौटियाल कहते हैं कि एक यात्री चारधाम यात्रा में महज 2,000 रुपए खर्चता है। 2,000 रुपए खर्च करने के बाद पर्यटक कितना कचरा छोड़ जाता होगा, इसका हिसाब आप खुद लगाइए। क्या आपको अब भी लगता है दुर्घटनाओं की वजह आपका हमारा भाग्य या किस्मत है? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि सरकार ने 4 हेलीकॉप्टर संग हादसे होने के बाद ही क्यों चारधाम को चलने वाली हेली सर्विस रेगुलेट करने के बारे में सोचा है? ईटीवी की एक रिपोर्ट कहती है कि डीजीसीए 10 दिनों तक हेली सर्विस पर रिव्यू कर रहा है। इस रिव्यू के तहत कई तरह की रोक और कई तरह की पाबंदियां भी चारधाम यात्रा पर चल रही हैं। मौजूदा समय में ऐसा पहली बार है जब केदारनाथ के लिए उड़ने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को रेगुलेट किया गया है। रेगुलेट का मतलब आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि हादसे से पहले 1 घंटे में यात्रियों को लेकर हेलीकॉप्टर 25 से 30 बार उड़ा करते थे। यह उड़ान 3 अलग अलग जगह से उड़ती थी, लेकिन अब 1 घंटे में 9 से 10 ही उड़ान भरी जा रही है। ईटीवी की इस रिपोर्ट का एक मतलब ये हो सकता है कि रेगुलेशन से पहले निजी कंपनियां 3 गुना ज्यादा चक्कर लगा रही थी, पर शायद या तो देखने वाला कोई था ही नहीं या देखने वाले ने आंखें मूंद ली थी। ईटीवी में छपी किरणकांत शर्मा की इस रिपोर्ट को आपने जरूर पढ़ना चाहिए। अपनी रिपोर्ट में किरणकांत शर्मा एक जगह लिखते हैं कि डीजीसीए ने यह साफ किया है कि जिस हेलीकॉप्टर में 6 सवारियां यात्रा कर रही थी, उस हेलीकॉप्टर में अब सिर्फ 3 से 4 सवारियां ही यात्रा कर पाएंगी। इसके साथ ही वजन और मौसम का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा मौसम जरा भी खराब होता है तो कोई भी हेली एजेंसी हेली के संचालन को लेकर दबाव नहीं बनाएगी। डीजीसीए हर एक उड़ान और एविएशन की सारी एक्टिविटी पर नजर रख रहा है। अब आप खुद सोचिए, लोग इतना पैसा खर्च कर हेली सेवा तो ले रहे हैं, लेकिन सिस्टम ने निजी कंपनियों के रेगुलेशन के बजाय उन्हें भाग्य भरोसे छोड़ा है। वैसे आपको ये भी जानना चाहिए कि पिछले साल बड़ा पैसा खर्च कर भाग्य भरोसे हवा में उड़कर ईश्वर दर्शन की चाह रखने वाले पर्यटकों की संख्या चारधाम दर्शन जाने वाले कुल पर्यटकों का करीब 1.5% था। इसका मतलब है पिछले साल चारधाम दर्शन जाने वाले कुल पर्यटकों की संख्या 60 लाख थी और हवा में उड़कर दर्शन करने वालों की संख्या करीब 1 लाख थी। इन 1 लाख पर्यटकों को हवा से धाम दर्शन कराने वाली 9 हेली कंपनियों से सरकार ने करीब 195 करोड़ का राजस्व कमाया था। वैसे यहाँ हिसाब किताब साफ है, पैसे वालों ने दर्शन किए और सरकार ने राजस्व कमाया।
पर क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए कि 1 लाख लोगों को मिलने वाली हवाई सुविधा की कीमत कितने लोगों का जीवन प्रभावित कर रही है, उसका भी हिसाब हो? क्या सरकार राजस्व वही के साथ पर्यावरण का भी कोई हिसाब किताब रख रही है? वैसे पर्यावरण को लेकर हमारी सरकारें जुबानी हिसाब किताब रखती हैं। कुछ साल पहले जब जोशीमठ आपदा की वजह से खबरों में आया था, तब सरकार ने पहाड़ी कस्बों की कैरिंग कैपेसिटी का हिसाब रखने की बात जोर शोर से की थी। कई पहाड़ी कस्बों के नाम हवा में उठाए गए, जो आज भी हवा में हैं। कैंची धाम से कौरव का हिसाब हम पिछले हफ्ते के वीडियो में आपको बता चुके हैं। देहरादून के लिए हवा में चलने वाली बस का जुमला फेंका ही जा चुका है, उसे खींचकर मसूरी टिहरी तक पहुंचाया जा सकता है। बाकी मूलभूत सुविधाओं के जवाब में एक बड़ी आबादी को तो इस बात पर ही कन्विंस कर लिया गया है कि आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म और मृत्यु दोनों उत्तराखंड में लिखा है। वैसे पहाड़ में सरकार के भरोसे रह ही कौन रहा है, सभी भाग्य भरोसे ही तो हैं। पहाड़ में सरकार कितना पहुंचती है, उसका एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं। क्या आपको त्रिलोक सिंह मेहता, करण आर्या, पूरन सिंह मेहरा, दीवान राम, कृष्ण कुमार, कुंदन नेगी नाम याद है? शायद नहीं होंगे। ये वो लोग हैं जो पिछले साल अल्मोड़ा बिनसर में जंगल की आग में जलकर मर गए थे। इसमें कोई बीट वॉचर, कोई फायर वॉचर और कोई पीआरडी जवान था। इसमें 2 लोग घायल भी हुए थे। कल ही इस हादसे को 1 साल पूरा हुआ है। 13 जून 2024 को बिनसर अभयारण्य में इस आग से बचकर निकलने वाले घायल चालक भगवत सिंह भोज बताते हैं कि आज भी उन्हें हर 3 माह में दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ रही है। सरकार का वादा था कि उपचार का पूरा खर्चा उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके इलाज में 1.05 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन उन्हें 89,000 रुपए ही मिले। ऊपर से आना जाना वो अलग। ऐसे में उनके लिए अब अपना उपचार करवाना संभव नहीं हो पा रहा है। हादसे के दूसरे घायल कैलाश भट्ट का कहना है कि आग की चपेट में आने से उनके हाथ, पैर और गला बुरी तरह झुलस गया। इससे वह आज तक उबर नहीं पाए हैं। अब शरीर साथ नहीं देता है। रोजमर्रा तक के काम करने में उन्हें तकलीफ होती है। जैसे तैसे वह शेष बची सेवा पूरी कर रहे हैं। स्थायी नौकरी का वादा भी अभी पूरा नहीं हुआ है। बिनसर वनाग्नि में 16 साल के करण की भी मौत हुई थी और फायर वॉचर का काम कर रहा था। वन विभाग ने उसके पिता को अस्थायी रूप में फायर वॉचर की ड्यूटी दे दी। पिता का कहना है कि ड्यूटी भी ऐसी जगह दी जहां से उनका बेटा रोज आया जाया करता था। दिन भर वह उस सन्नाटे में अपने बेटे को तलाशते रहते हैं। हादसे में मारे गए लोगों के आश्रित कहते हैं कि तब उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। आग लगने के बाद कारणों और परिस्थितियों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने क्या जांच की, इसके बारे में परिजनों को कुछ पता नहीं है। तब कहा गया था कि ये जांच ये समझने के लिए है कि आग कैसे लगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। इतने बड़े कांड के बावजूद सरकार नहीं चेती। शुक्र रहा कि इस वर्ष मौसम ने साथ दिया और उत्तराखंड के जंगल बच गए। अन्यथा वन विभाग तो आंकड़े दबाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। बीते वर्ष के मुकाबले इस साल अभी तक राज्य में महज 20% जंगल ही आग की चपेट में आए हैं, जिसका कारण मौसम की मेहरबानी रहा है। इससे पहले जंगलों में ये सुखद मौका तब आया था जब दुनिया कोरोना के खौफ से घरों में कैद थी। 2020 में आग की 135 घटनाएं सामने आई थी। पिछले 15 सालों में आग की सबसे ज्यादा घटनाएं 2021 में हुई। तब आग की 2,813 घटनाओं में 3,943 हेक्टेयर जंगल जला था। वहीं साल 2018 में आग की घटनाएं 2,150 हुई, लेकिन तब सबसे ज्यादा करीब 4,480 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ था। वन अधिकारियों का मानना है कि आग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विभाग प्रभावी कदम उठा रहा है। सरकार के विभागों के प्रभावी कदम कितने प्रभावी होते हैं, वो 25 साल से खाली होते हमारे गांव बता ही रहे हैं। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि गांव में प्रधान के प्रत्याशी मिलने तक मुश्किल हो चुके हैं। निकाय चुनाव से अभी अभी उभरे उत्तराखंड में अब पंचायत चुनाव की तैयारी है। सरकार की तैयारियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव की अधिसूचना 20 जून 2025 को जारी हो सकती है और मतदान 7 या 10 जुलाई को हो सकता है। सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक के लिए तय कर दिया है। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 343 जिला पंचायतों, 2,936 क्षेत्र पंचायतों और 7,505 ग्राम पंचायतों में
5 साल का कार्यकाल दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था। 6 महीने के लिए पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया गया था, लेकिन ओबीसी आरक्षण और अन्य प्रशासनिक कारणों से ये 2025 तक टल गया था। ये समय सीमा समाप्त होने के बाद अब 31 जुलाई तक के लिए फिर प्रशासक तैनात किए गए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को ही प्रशासक नियुक्त करने का प्रयोग भी पहली बार उत्तराखंड में ही हुआ था। जहां प्रदेश में होने वाले अन्य चुनावों में तो टिकट के लिए मारामारी होती है, लेकिन ये एक अकेला ऐसा चुनाव है जिसके लिए निचले स्तर में प्रतिनिधि खोजने तक मुश्किल हो रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जैसे मलाईदार पदों पर भले नोटों का खेल चल रहा हो, लेकिन प्रधान बीडीसी मेंबरों के लाले पड़ जा रहे हैं। ये स्थिति खास तौर पर पहाड़ी जिलों में है। साल 2019 में उत्तराखंड में हुए पंचायत चुनावों में कुछ क्षेत्रों में पूरे 5 साल ही प्रतिनिधि नहीं मिल पाए। कई क्षेत्र बगैर चुनाव निर्विरोध निर्वाचन के कारण भरे गए। एक अनुमान के मुताबिक 25% से ज्यादा ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए। जहां पद रिक्त रहे वहां सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति की थी। ये प्रशासक आमतौर पर स्थानीय ब्लॉक या जिला प्रशासन के अधिकारी होते थे, जो पंचायती कार्यों को संभालते थे। इन तक ग्रामीणों की पहुंच पूरे 5 साल आसान नहीं रही। इसकी मुख्य वजह पलायन से खाली हो गए गांवों के साथ ही सीटें गलत तरीके से आरक्षित करना था। बीते चुनाव में जिन जिलों में प्रतिनिधि नहीं मिले उसमें पौड़ी गढ़वाल प्रमुख था। पलायन आयोग की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पौड़ी जिले में 300 से ज्यादा गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से खाली हो चुके हैं। जहां लोग ही नहीं हैं, फिर कैसा चुनाव? उसके अलावा कई गांवों में केवल बुजुर्ग बचे हैं जिनकी चुनाव में कोई रुचि नहीं है। अल्मोड़ा के सल्ट, भिकियासैंण, चौखुटिया और स्यालदे विकास खंडों में पंचायतों में उम्मीदवारों की कमी देखी गई। टिहरी में भी कुछ सीटें रिक्त रही या निर्विरोध निर्वाचन हुआ। यही हाल उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों का रहा। पलायन आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 42.2% पलायन करने वाले 26 से 35 वर्ष की आयु के युवा हैं। यही लोग गांव की राजनीति में रुचि लेते हैं, लेकिन राजनीति से जरूरी होता है पेट। गांव स्तर पर पंचायतों की राजनीति ऐसी फायदेमंद भी नहीं है जिसके लिए युवा वहां रुकें। पूरे 5 साल हमारी सरकार ने पलायन आदि रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। काम रहा पर्यटकों की संख्या बढ़ाकर शहरों में रह रहे लोगों का भी जीवन दुष्कर करने का। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार पंचायतों में प्रतिनिधियों का संकट और बढ़ेगा। आखिर में बात करते हैं उत्तराखंड में बढ़ते कुपोषण के मामलों की। पिछले करीब 2 दशक में देश में बच्चों के कुपोषण में कमी आई है, लेकिन उत्तराखंड में कुपोषण बढ़ा है। इसके अलावा देश में भी कमजोर वर्ग के बच्चों में कुपोषण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। हालांकि इसमें उत्तराखंड का उल्लेख नहीं है। पिछले दिनों जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक देश की बात करें तो वर्ष 2005-6 की तुलना में वर्ष 2019-21 में कुपोषण में 10% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के बच्चों में कुपोषण बढ़ा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 3 अलग-अलग रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 में एससी के बच्चों में कुपोषण के मामले 60.6% दर्ज किए गए थे, जो 2019-21 में बढ़कर 70.3% हो गए। इसी तरह एसटी के बच्चों में कुपोषण 63.3 से बढ़कर 73.9% और ओबीसी वर्ग के बच्चों में ये आंकड़ा 58.6% से बढ़कर 66.1% हो गया। तीनों वर्गों में ये बढ़ोतरी लगभग 10 से 12% तक देखने को मिली है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिमाचल के केंद्रीय विश्वविद्यालय के जरिए देश में एससी/एसटी वर्ग के बच्चों में खाद्य और पोषण सुरक्षा के बारे में पता लगाने के लिए अध्ययन किया था। इसमें 5 महीने से लेकर 5 साल तक की उम्र वाले बच्चों का डाटा जुटाया गया। रिपोर्ट में चिंता जताई गई कि 2015-16 और 2019-21 के बीच की अवधि में बच्चों में उम्र के हिसाब से कम लंबाई होने और एनीमिया के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्तराखंड की बात करें तो मार्च महीने में ईटीवी भारत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल अति कुपोषित बच्चों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। कुपोषित बच्चों की संख्या कम तो हुई है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत ही छोटा है। कुपोषित बच्चों में महज 485 अंकों की कमी आई है, जबकि 2024-25 में अति कुपोषित बच्चों की संख्या 3 गुना बढ़कर 2983 हो गई है। ये हाल तब है जबकि उत्तराखंड सरकार बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इसमें बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका शामिल है। इनके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके बावजूद पहाड़ के बच्चे लगातार कमजोर हो रहे हैं।